हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रीगा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर 11th क्लास का फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अच्छा, ये एडजस्टमेंट होती है, इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं व्हाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस एंड इन एग्जाम्स ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आज हम उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वो टॉपिक्स है क्या, और मैं आपको बड़े अच्छे से, बड़े तसल्ली से बताऊंगा एक एक चीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है, कैसे करना है। कोई सवाल में आ जाता है तो वहाँ पे अटक रहे हैं अगर हम, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको आराम से तसल्ली के साथ बताऊंगा। बस वीडियो को पूरी देखना और लास्ट तक देखना, और अच्छे लगे तो लाइक कर देना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वो बोल रहा है सर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, चेक इनकम रिसीव्ड, मैनेजर्स कमीशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉस ऑफ पर्सनल स्टॉक। चलिए एक एक करके मैं इन सबके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, एक बार और मैं आपको बताया तो जो भी एडजस्टमेंट होगी हमारे इस फाइनल अकाउंट्स में, अच्छा जो मैंने आपको पीछे का चैप्टर करवाया था विदाउट एडजस्टमेंट वाला, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। यानी कि उसमें आपको सीधे सीधे आइटम दे रखे थे और आपने उनको ट्रांसफर करा था ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। आज हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। मतलब करना वही, मतलब वही काम है आपको, लेकिन आज आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, उनका ट्रीटमेंट भी आपको साथ में लेकर चलना है। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कुछ ऐसी आइटम आपको दे देगा क्वेश्चन जो उसने ट्रीट नहीं कर रखी थी पहले, मतलब अब वो आपको दे दी गई है, आपको बाद में पता लगा है अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद कि अब बताइए इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखते हैं कैसे करना है इनका, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बना लेंगे सर, 3 नन्हे नन्हे अकाउंट बना लेंगे। एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, जी सर, इस तरीके से, और ये हो गया हमारा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और एक और हम बना लेंगे सर, क्या, स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जी सर। अमाउंट यहाँ पर आती है हमारी संपत्ति यानी कि एसेट्स, और यहाँ पर हमारी आती है लायबिलिटीज, दायित्व। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए मैं आपको एक एक करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, इजी टू हार्ड लेकर जाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कौन सा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब ऐसा एक्सपेंस मैंने आउटस्टैंडिंग का मतलब बताया था भाई, 31 मार्च तक आपने रेंट पे कर रखा था, ठीक है, रेंट पे करा आपने, मान लो 50,000 का, कितने का पे करा, 50,000 का, लेकिन उसमें से जो मार्च का था ना, मार्च में एक महीने में आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, एक महीने का आपने इंटरेस्ट नहीं दिया। अभी वो आपको इंटरेस्ट देना रह गया है, मतलब आपने जो 50,000 का इंटरेस्ट दिया है वो मान लो 11 महीने का था या 10 महीने का था, जो भी। अभी जो टाइम आपने बिल्डिंग इस्तेमाल करी है लेकिन आपने उसका इंटरेस्ट पे नहीं करा, वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा, सॉरी रेंट कहलाएगा। मतलब रेंट, हाँ रेंट बोल दो, इंटरेस्ट बोल दो, बात एक ही है। आपने जो अभी पे नहीं करा, मतलब आपका ड्यू हो चुका है, आपने वो चीज इस्तेमाल कर लिया या फिर आपने उनका पैसा इस्तेमाल कर लिया बैंक वालों का, आपने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया, तो जितने टाइम का इंटरेस्ट आपने नहीं दिया है उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। या फिर जितने टाइम बिल्डिंग को इस्तेमाल कर लिया है और उसका आपने किराया नहीं दिया, उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। या आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकते हैं। मान लो आपने वर्कर से काम करवा लिया और उनको आपने पे नहीं करा कुछ भी, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा सर, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहला देगा, और हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहला देगा। तो ये सारे आइटम्स जो होते हैं हमने पे करने होते हैं बाद में, मतलब होते इस साल के ही है लेकिन हमने पे करने होते हैं अगले साल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है जब आप ये चीज कर रहे हो कि जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, वो हम करंट ईयर को लेकर बनाते हैं। करंट ईयर मतलब जो सेशन चल रहा होता है, मान लो आज 31 मार्च है 2022 की, या 2023 की, मान लो 31 मार्च है आज, 2023 की 31 मार्च को जो मैं खर्चे, इनकम वगैरह रिकॉर्ड करूंगा वो मैं 2022 से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के रिकॉर्ड करूंगा, चाहे मैंने पे कर दिए हो उनको या फिर ना करे हो। अगर मैंने पे कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैश लगाया, मेरा खर्चा भी हो गया होगा। लेकिन इन केस अगर मेरा खर्चा हो गया लेकिन मैंने पे नहीं करा है उनको अभी तक, तो उसे मैं क्या बोलूंगा सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल दूंगा। मतलब वो ड्यू है, इसी साल को बिलोंग करते हैं, वो खर्चे इसी साल को बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं पे करूंगा अगले सेशन में। वो उससे मैटर नहीं करता कब पे कर रहे हो आप। खर्चा आपने इस साल करा है, खर्चा मतलब बिल्डिंग आपने इस साल इस्तेमाल करी है, जो बैंक का पैसा था वो आपने इस साल इस्तेमाल करा है, जो वर्कर्स थे उनसे आपने काम करवाया इस सेशन में, उन सब का पैसा जो रह गया है देना, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जानेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से हम उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो खर्चा इसी सेशन को बिलोंग करता है। अब देखते हैं कैसे करना है। जैसे मान लो आपने वेजेस दिए, वेजेस कहाँ आते हैं सर, हमारे ट्रेडिंग में आते हैं, मैंने बताया था आपको पिछली वाली क्लास में, वो वीडियो का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेजेस
मान लो वेजेस आपने पे करे हैं 9000, ठीक है ना, 9000 पे कर दिए हैं। और एडजस्टमेंट में, अच्छा ये चीज आपको वो एडजस्टमेंट में देगा, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे फाइनल अकाउंट में वो पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट के साथ। तो एडजस्टमेंट जो भी होंगी वो आपको सवाल के नीचे देगा कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे, ये इनकम कुछ हमें एडवांस में मिल गई है, आपको बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, मशीन पे डेप्शन लगाना, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी, यानी कि एडजस्टमेंट में गिवन होगी। उस एडजस्टमेंट का ध्यान रखेंगे आप, जितनी भी एडजस्टमेंट होगी उन सबका ट्रीटमेंट 2 बार होगा। ये मैंने आपको शायद पिछली वाली क्लास में भी बताया था, पर वहां पर एडजस्टमेंट थी नहीं, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को लेकर बताया था। अभी यहाँ पर इन सब चीजों का ध्यान रखिए, जहां आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था फाइनल अकाउंट में विदाउट एडजस्टमेंट में, आज आपको उसी तरह से उसी के साथ क्लोजिंग स्टॉक के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, यानी कि जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो सारी की सारी एडजस्टमेंट कहलाएगी। मैं आपको हिडन एडजस्टमेंट के बारे में बताकर भेजूंगा, ध्यान से सुनना क्या होता है। खैर 9000 आपने यहाँ पे वेजेस लिख दी जो आपने पे करे। अच्छा ये तो 9000 आएगा, ये आएगा ट्रायल बैलेंस है, ये कहां से आएगा, ये आएगा ट्रायल बैलेंस है। कहां से आएगा, ये ट्रायल बैलेंस है। जो आपको बाहर इंफॉर्मेशन गिवन है अभी तक हमने वो पढ़ी नहीं है। मान लो अब हम बाहर आते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद, वो बोल रहा है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है आपके 2000, कितने आउटस्टैंडिंग है आपके 2000 रुपए वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है सर, पहले बात तो ये बताइए आपका खर्चा इस सेशन में कितना हुआ होगा, 9000, 2000 या फिर 11000। सर 11000 खर्चा हुआ होगा, कितना हुआ होगा, 11000 खर्चा हुआ होगा, तभी तो 2000 बाकी रह गए। वो आउटस्टैंडिंग किस लिए इस्तेमाल कर रहा है वर्ड, वेजेस के साथ, इसीलिए इस्तेमाल कर रहा है कि 2000 अभी देने बाकी हैं, 2000 आपने नहीं दिए हैं उनको। तो कितने दे दिए हमने सर, 9000, जो कि उसने रिकॉर्ड करके दिया है अपने को ट्रायल बैलेंस में। लेकिन जो नहीं दिया उसने ट्रायल बैलेंस में, जिसकी इंफॉर्मेशन बाहर दी गई है, इसका मतलब वो बाद में पता लगा हमें कि 2000 भी देने बाकी है। इसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा, पहला तो ये भी हो जाएगा। और ये किस लिए होगा सर, क्या लॉजिक है इसका, कि आप ट्रेडिंग में सारे खर्चे दिखाओगे इसी सेशन में जो बिलोंग करते हैं। और आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो इस सेशन के ही, लेकिन पे आप बाद में करोगे। तो अब इस सेशन का खर्चा टोटल कितना हुआ, हाँ जी कितना हुआ सर, 2000 ऐड कर देंगे हम, इसमें कितना आ जाएगा, ये 11000, यानी कि टोटल खर्चा आपका कितना हुआ है, 11000 का हुआ है। अच्छा मुझे जो एडजस्टमेंट करनी है वो केवल 2000 की करनी है। एडजस्टमेंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं एडजस्टमेंट का, यानी कि इस 2000 का ट्रीटमेंट जो होगा वो 2 बार होगा। एक बार हम कर चुके हैं, एक बार जाएगा बैलेंस शीट में। और कहां जाएगा सर, ये लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। 9000 का ट्रीटमेंट एक ही बार होगा, क्योंकि आपको 9000 रुपए देगा वो ट्रायल बैलेंस में, यानी कि सवाल में ऊपर देगा आपको जो स्टेटमेंट दी गई होगी, जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी होगी, उसका ट्रीटमेंट केवल आपको 2 बार करना है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। अब अगला मैं एक और ले लेता हूँ आइटम, मान लो सैलरी है, ठीक है ना, मान लो सैलरी है, सैलरी पूरे सेशन की बन रही है, पूरे साल की बन रही है सैलरी आपकी, पता है कितनी, मान लो 20000 बन रही है, कितनी बन रही है 20000। अब आपने 20000 सैलरी दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने उनको सैलरी देते वक्त पता चल हमारी सैलरी कहाँ आएगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। ध्यान रखना, ये आइटम भी मैंने आपको बता दिया कौन सा कहां पर आएगा और क्यों आएगा। सैलरी मान लो आपने 20000 पे करनी थी, आपने पे कर दी उनको 25000 रुपए, कितनी पे कर दी 25000। अब इसका मतलब क्या, मैंने आपको ये बताया कि इस सेशन में जो सैलरी जानी थी वो 20000 जानी थी, कितनी जानी थी 20000, आपने उनको पे कर दिए 25000। इसका मतलब क्या बनता है, जितना आपने देना था उससे एक्स्ट्रा दे दिया, का मतलब ये है सर आपने एडवांस में कुछ दे दिया होगा, ताकि आपको बाद में जो है जोर ना पड़े देते वक्त, या फिर बाद के लिए आप मतलब खर्चा अभी से आप करके चल रहे हो, इंतजाम करके चल रहे हो इसका। अच्छा इस सेशन को कितनी बिलोंग करती है बताओ सैलरी, आगे मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में वो खर्चे आते हैं जो केवल इस सेशन को बिलोंग करते हैं। जो 5000 रुपए हमने दिए उनको, वो तो अगले सेशन के है ना भाई, अभी नहीं है वो हमने केवल उसको एडवांस में दिया। इस सेशन की सैलरी जो है वो कितनी है, मात्र 20000। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर, इसको लेस कर देंगे सर हम, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी कितना है सर 5000। कितना आया खर्चा इस साल का 20000। मैंने बोला था ना ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में आप केवल जिस सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसी सेशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगे, से रिलेटेड अमाउंट आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बस इसी चीज को अपने दिमाग में लेकर चलो, अपने दिल से आप पूछो, दिल से काम मत लेना, वैसे दिमाग से लेना, लेकिन अपने दिल से पूछो ये जो 5000 रुपए का खर्चा है क्या ये इस सेशन का है क्या, ये अगले साल का है सर, ये अगले साल का है। 5000 आपने केवल एडवांस में दिए, और ऐसा होता है कई बार, मान लो मैं कहीं किराए पर रह रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास पैसा आ गया बहुत सारा, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीनों में मेरे पास कैश की कमी होगी, बैंक में जो पैसा होता है उसकी कमी होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरे पास पैसा है इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ आगे का रेंट देने के लिए। मैं कहीं पे
किराए पे रह रहा हूँ, मेरा जो किराया जाना है इस महीने का वो जाना है 2000 रुपये, मैंने उनको दे दिया 10,000 रुपये। अगले 6 महीने का मेरा पंगा खत्म, इस महीने का हो गया और अगले 5 महीने का, 6 महीने का पंगा मेरा खत्म। अब मुझे 6 महीने तक कुछ नहीं देना, टेंशन फ्री हूं मैं। ये वही चीज करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे 5,000 की सैलरी एक्स्ट्रा दी थी उनको। क्या आप ये बताओ, जो हम एडवांस में देते हैं, अब मेरा उस पर अधिकार हो गया नहीं हो गया, मेरा राइट हो गया एम्प्लॉइज पे, अब उनसे मैं कैसे भी करके काम करवाऊंगा, मैं उसको पहले 5,000 को इस्तेमाल करूंगा, उनसे बोलूंगा भाई आप ऐसे भाग नहीं सकते हो, मैंने आपको सैलरी दिया एडवांस में, आपको मेरा काम करना पड़ेगा, यानी कि अब वो मेरी एसेट्स है, अब वो मेरी क्या है, एसेट है। तो ये एक और साइड में आएगा, यानी कि एक और जगह आएगा, कहां पर सर, प्रीपेड सैलरी के नाम से एसेट साइड में, कहां आएगा, एसेट साइड में। कितना सर, 5,000। मैंने बोला कि केवल 2 बार ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट का होगा और एडजस्टमेंट में आपको केवल 5,000 रुपए गिवन थे एडवांस के नाम से, यानी कि प्रीपेड के नाम से। तो आई होप आपको प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मसला समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक्रूड इनकम का बता देता हूं और इनकम रिसीव्ड एडवांस का बता देता हूं। मान लो आपको कमीशन मिला कहीं से, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, बाय कमीशन, भाई इनकम होती है तो हमारे क्रेडिट साइड में आती है, क्योंकि हम अकाउंट्स को बंद कर रहे होते हैं तो सारे इनकम अकाउंट के होते हैं हमारे डेबिट हो जाते हैं। मान लो हमारी इनकम थी, टोटल जो हमें अमाउंट मिला ना, टोटल जो हमें अमाउंट मिला वो मिला कितना सर, मान लो 20,000, सर इसको 20,000 मान लो, हाँ मान ले लो, कुछ भी मान सकते हैं, 20,000 मिला अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें 20,000 में ऐसा कुछ मसला था, उसने बोला देने वाले ने कि भाई देख तेरा कमीशन बन रहा है 18,000 का, तेरा कमीशन कितना बन रहा है 18,000 का इस सेशन का, लेकिन ये 2,000 में तेरे को अगले सेशन में कुछ काम करवाऊंगा, उसके लिए एडवांस में लेके चल रहा हूँ, अभी से ध्यान रखना। यानी कि हमारे पास कुछ पैसा एडवांस में आ गया, यानी कि हमारे पास कुछ पैसा एडवांस में आ गया, जो कि अभी हमारी इनकम नहीं है। हाँ, जब हम उसका काम करेंगे तब वो हमारी इनकम बन जाएगी, अभी फिलहाल तो नहीं है आपकी इनकम वो, तो अभी हम उसको इनकम मानेंगे भी नहीं। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट आ रहा है, 20,000, मुझे दिखाना कितना है, गेस करो, 18,000। लेस कर देंगे हम यहाँ से एडवांस इनकम, कितना, 2,000, कितना आगे सर ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 18,000। आई होप समझ में आ गई होगी 18,000 कैसा है, क्योंकि इस साल की जो हमारी इनकम है वो कितनी है, केवल 18,000 है। ये जो 2,000 हमें मिले हैं, हमें एक्स्ट्रा में मिले हैं, जो हमें 2,000 में मिले हुए हैं ये हमारे एक्स्ट्रा में मिले हुए हैं, यानी कि एडवांस में मिले हुए हैं। उसका काम हम बाद में करेंगे, तभी हमारी एक्चुअली में इनकम बन जाएगी और हम इसको कंसिडर करेंगे अगले सेशन में, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, क्या इसका ट्रीटमेंट 2 बार नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी होंगी उसका ट्रीटमेंट 2 बार होना है, और ये भी हमारी एडजस्टमेंट सर, इसका भी ट्रीटमेंट 2 बार होगा। अच्छा, कहां पर होगा ये सोचने वाली बात है। ये बताओ, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है या नहीं है, ये आपकी एसेट बनती है, बताओ। मान लो आपने आपको किसी ने पैसा दे दिया एडवांस में कि भाई मेरा काम करना है, क्या अब आपकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती कि उसका काम करें हम, और जहां पर जिम्मेदारी का नाम आ जाता है वहीं पर वो क्या बन जाती है, हमारी लायबिलिटी। बहुत बढ़िया, ये लायबिलिटी साइड में आएगा, कहां पर आएगा सर, लायबिलिटी साइड में। क्या लिखेंगे सर हम इसको, एडवांस इनकम या एडवांस कमीशन, कमीशन के नाम से, तो यहाँ पर भी हम कमीशन ही कर देंगे सर, क्योंकि हमारा कमीशन दिया होगा कितना, 2,000। बहुत बढ़िया सर, माशाल्लाह समझ में आ रहा है अच्छे से। और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमारा ये वर्क अभी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। अच्छा, एक और रह गया सर, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपने कमा ली है, अर्न कर लिए, बट अभी तक आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है, मतलब आपने कमा लिया पैसा, आपने काम कर दिया किसी का, बट अभी तक आपको इनकम नहीं मिली, तो आपकी इनकम तो हो गई ना, बात खत्म। इनकम का एक्सपेंस का मतलब मसला ही यही है कि जब खर्चा हो जाए, आपको सर्विस या कुछ भी चीज आप खरीद लो तो आपका खर्चा हो जाता है, वेदर इट इज पेड इन कैश और नॉट, आपने पे करा है या नहीं करा है। ऐसी हमारी इनकम का है, अगर आपको मिल गया है कैश में तो वो मैटर नहीं करता, ये बताओ आपने कमाया है या नहीं कमाया। अगर आपने कमा लिया है तो आपको कैश में मिले या ना मिले, आपकी इनकम हो गई, ये बात खत्म। कैश में मिल जाए तो अच्छी बात है, हाथ के हाथ आपका मसला खत्म हो गया, निपटारा हो गया। हाँ, अभी आपने इनकम कमा ली है, मिलेगा बाद में, तो आपकी वो एसेट बन जाती है, आप उससे बाद में तो क्लेम करोगे ना कि भाई मेरी इनकम है, तेरे ऊपर पता कब देगा, इस तरीके से। तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, आपने कमा ली है इनकम, बट अभी तक आपको कैश में नहीं मिली है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर, ये भी देख लेते हैं। एक बार बताओ, इनकम किधर आएगी, प्रॉफिट लॉस में आएगी, यहाँ पर आएगी। अच्छा, ये इनडायरेक्ट इनकम का मसला बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनकम कुछ ऐसी खास होती नहीं है, जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लो ये सर हमारी इंटरेस्ट है, ये क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, मान लो, ठीक है ना। अभी केवल ड्यू हुआ है या आपको मिला नहीं है, मान लो
ठीक है। 5,000 तो आपको मिल गया है, 5,000 तो आपको मिल गया है जो ऊपर दे रखा हुआ ट्रायल बैलेंस में। ये चीज आपको दे रखी है मान लो एडजस्टमेंट में, क्योंकि एडजस्टमेंट जो होगी उसी का ट्रीटमेंट हम 2 बार करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ। ये हमें 5,000 दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऊपर की साइड में, यानी कि ट्रायल बैलेंस में। नीचे आके देखा हमने, हमें कुछ इसका परसेंटेज वगैरह देगा कि भाई इन्वेस्टमेंट है इतने की आपको दे दी है ना, हमने मतलब 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और आपको नीचे बता दिया जाएगा कि हमने कब करी है इन्वेस्टमेंट और कितने परसेंटेज के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। अभी हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे, अभी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और कितना इंटरेस्ट बनना है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कितना मिल गया कितना बाकी है। मान लो जो हमारा इंटरेस्ट बनना था यानी कि परसेंटेज के हिसाब से और गिवन टाइम के हिसाब से वो बनना था 7,000, 2,000 का गैप आ जाएगा दूसरा आइटम। मान लो 8,000 बनना था हमारा, कितना बनना था 8,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बन रहा था, लेकिन हमें मिला कितना है अभी तक केवल 5,000। सर कितना नहीं मिला 3,000, इसी को मैं क्या बोल दूंगा सर, एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा इंटरेस्ट जो आपने कमा लिया है बट अभी तक आपको मिला नहीं है। इनकम कितनी है इधर की साइड 8,000। सर ये क्या कर रहे हो बार बार ऐड लेस भाई सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखना। इस सेशन को आपकी इनकम बिलोंग करती है तो आप दिखाओगे ऐड करके, कोई खर्चा है तो आप उसको भी ऐड कर दोगे इस सेशन का। अगर अगले सेशन का है तो आप उसको इस सेशन में मानोगे ही नहीं इनकम। हाँ आपको कैश में मिल गया होगा वो अलग बात है, आपने कैश में पे कर दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन इस सेशन को वो खर्चा ना तो बिलोंग करता है ना ही इनकम बिलोंग करती है। इसीलिए मैं ऐसे खर्चों को जो आपने अगले सेशन के लिए पे करे हैं या ऐसी इनकम जो आपको अगले सेशन के लिए मिल चुकी है अभी आज की डेट में, उनको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। आप सेशन ध्यान रखिए कि क्या जो अकाउंटिंग पीरियड को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस सेशन को ये बिलोंग करती है इनकम, ये मेरा खर्चा। अगर करती है तो आप दिखाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। इस सेशन को कितना बिलोंग करता है इंटरेस्ट मेरा सर 8,000, मिला कितना था 5,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने 3,000 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं 3,000 को क्या मान लूंगा अपनी, गैस करो दिमाग लगाओ, एसेट मान लूंगा। क्या मान लूंगा, एसेट मान लूंगा, क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। अभी नहीं मिलेगा बात अलग है, बाद में मिल जाएगा, लेकिन एसेट तो है आपकी। जी सर, तो ये कहाँ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट कितना सर 3,000। मैंने कहा था केवल जो एडजस्टमेंट होती है उसी का ट्रीटमेंट 2 बार होता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट कितने की थी, केवल 3,000 की थी, तो इसी का ट्रीटमेंट 2 बार होगा। यहाँ पे 5,000 की थी एडजस्टमेंट, इसका ट्रीटमेंट 2 बार हुआ, यानी कि जो मेन। ठीक है, अब हम करते हैं डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक, और डेप्रिसिएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी प्रोविजन से रिलेटेड, वो भी देखेंगे। सर डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बताया था थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू कम हो जाना। जो भी आपके पास एसेट है या जो भी आपकी संपत्ति है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू एक टाइम के साथ, मतलब टाइम बीतने को हो गया आपने इस्तेमाल कर ली, उसके कारण भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। मान लो आपने एक कार खरीदी थी 5 लाख रुपए की और 1 साल पहले खरीदी थी आपने वो, अगर आज आप वो कार बेचने जाओगे तो आज वो 5 लाख रुपए की नहीं बिकेगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो गई। जो वैल्यू कम होगी उसी को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है तो मैंने आपको बता दिया, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अकाउंटेंट लोग जो होते हैं कंपनी वगैरह में, वो भी देख लेते हैं। सर मैं आपको सिंपल केस बताता हूँ। सिंपल केस ये है कि आपको एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दे रखी है, ठीक है ना, आपको सिर्फ उसमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन। तब आप कैसे करेंगे, तो उसको आपको सिंपल से ट्रांसफर कर देना है इधर की साइड प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन के नाम से। ये इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ना आपको एडजस्टमेंट दी गई है ना कुछ और बोला गया है प्रोविजन के बारे में, सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन दिया गया था ट्रायल बैलेंस में, वो आपने ट्रांसफर कर दिया। दिक्कत तब आती है बच्चों को जब ये एडजस्टमेंट में दिया जाए, यानी कि आपको ऊपर मशीनरी या कुछ भी मान लो ऐसे दे रखी है और नीचे एडजस्टमेंट बोला गया है कि हमारी मशीनरी पर बिल्डिंग पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है परसेंटेज के हिसाब से, तब हम कैसे करेंगे। तब इसका ट्रीटमेंट ध्यान रखना 2 बार होगा। मैंने आपको बताया था जितना भी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा उसका ट्रीटमेंट 2 बार होता है। तो ये आज आपको डेप्रिसिएशन अगर बाहर दे रखा है तो ये भी तो हमारी एडिशनल बन गई है हमारी यार, तो ये भी इसका भी ट्रीटमेंट कितनी बार होगा सर 2 बार होगा। अब वो 2 बार ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। मान लो आपको बोला गया मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5% 10% के हिसाब से परसेंटेज देगा, और हाँ ध्यान रखना टाइम का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अगर आपको बोला है कि एक मशीन हमने साल के बीच में खरीदी है तो उससे उसी टाइम के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगाओगे जितना आपने उसको इस्तेमाल करा है, इस चीज का खास ख्याल रखना। अच्छा मशीनरी दे रखी है आपको 1 लाख रुपए की मान लो ऊपर, ठीक है ना, अब आपको उस पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हमारा खर्चा कितने का हुआ, नुकसान कितने का हुआ। 1 लाख रुपए की मशीनरी है, 1 लाख रुपए की मशीनरी है, उस पे आप 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, कितना बनेगा 10,000। यहाँ पे नुकसान कितना आएगा आपका, डेप्रिसिएशन के नाम से खर्चा कितना आएगा 10,000।
और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है और आपको एडिशनल में दे रखा है, तो इसका ट्रीटमेंट 2 बार होना है। एक बार तो यहाँ पर हो गया सर, एक बार और होगा। यहाँ पर आपको मशीनरी की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि मशीनरी पे लगाया ना आपने डैप, जिसपे आपने डैप लगाया है वही वैल्यू आप यहाँ पर लाके लिखोगे। उसकी वैल्यू में से आप एक्चुअली में जो डैप लगाया है वो आप माइनस कर दोगे। कितना लगा है सर ये 10,000। कितनी की वैल्यू बची इसकी 80,000। नहीं सर गलत बोल रहे हो आप, 90,000। मतलब कैलकुलेशन आती है आपको, बहुत अच्छी बात है। ये तो था सिंपल तरीका जब आपको प्रोविजन मतलब प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, केवल आपको डैप बोला गया था, डैप के आपने ट्रीटमेंट कर दिया, जिसमें कर दिया इसका। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोविजन के बारे में। प्रोविजन फॉर डैप अगर देता है तब आप क्या करते हो। इसका भी ट्रीटमेंट कुछ इसी तरीके से होगा, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा है क्या वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 तरीके हैं इसको ट्रीट करने के और क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपको जो प्रोविजन है ना पुराना वाला, यानी कि पिछले साल जो हमने बनाया होगा, वो हो सकता है क्वेश्चन में ना दे, यानी कि ट्रायल बैलेंस में ना दे, आपको डायरेक्ट बोल दे एडजस्टमेंट में कि आपको प्रोविजन बनाना है, बनाइए जरा। तब आप कैसे करेंगे, सिंपल इसी आपको तरीकों को अपनाना है। आपको यहाँ पे ऐड कर देना है प्रोविजन। ये सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जब वो कुछ नहीं बोलेगा न्यू मतलब ओल्ड के बारे में, आपको ओल्ड प्रोविजन नहीं दिया गया होगा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। प्रोविजन फॉर डैप मान लो, ये आपको फिर लिखना है इनसाइड कॉलम में, ठीक है। कितना है सर ये 10,000। आपको आज इसी में ही ऐड कर देना जो आप प्रोविजन बना रहे हो। मान लो 5,000 का आपने प्रोविजन बनाया, कितने का बनाया आपने प्रोविजन बनाया 5,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो जाएगा ये 15,000। हाँ, इसकी तरीके अलग अलग है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप प्रोविजन मैंने आपको बताया हुआ है, एक्चुअली डेक्शन वाले चैप्टर का हिस्सा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसका मैं अलग से ट्रीटमेंट बताऊंगा प्रॉपर तरीके से उस वाले चैप्टर में। होता क्या है, जब आप डेक्शन लगाते हो तो आप मशीनरी की वैल्यू कम नहीं करते, आप उसको प्रोविजन में भेज देते हो। आज यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट एडिशनल बता रहा हूँ, एडिशनल के नजरिए से, फाइनल अकाउंट के नजरिए से। इस बात को खास ख्याल रखना। ये डेक्शन दे रखा है यहाँ पे, आपने इसमें ऐड कर देना है जो नया वाला आप प्रोविजन बना रहे हो, और उसको आप यहाँ से भी लेस कर दोगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखो आपको मशीनरी में मैंने क्या बोला, जब आपको डेक्शन दिया गया होगा, या आपको मान लो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ये आपको मान लो कहाँ दे रखा है ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और आपको बोला गया प्रोविजन बनाना है। आज केवल क्या बनाना है, केवल प्रोविजन, क्योंकि डेट की एडजस्टमेंट जब वो देगा तब मैंने आपको बता दिया इसको ट्रीटमेंट कैसे होगा। आज अगर आपको केवल प्रोविजन बोला गया है और डेप्शन आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, तब आपको कैसे करना है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से कर देंगे, यहाँ पे आपको डेप के नाम से ये वैल्यू कम नहीं करनी, आपको यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू कम करनी है सर, प्रोविजन फॉर डेप के नाम से। कितना 5,000 लेस कर दिया, कितना आएगा सर यहाँ पर 45,000। इस बात का ध्यान रखेंगे सर हम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इधर सा नहीं जाएगा सर वहाँ पे, नहीं, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, ध्यान दीजिए इस बात को। इसका मतलब ये है कि इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी वो कर चुका है। अगर ये आपको ट्रीटमेंट में देता तो इसका ट्रीटमेंट 2 बार होता, वैसे तरीके से हम यहाँ से फिर 10,000 भी घटाते और 5,000 भी घटाते, लेकिन आपको ऐसा वो देगा नहीं। ये सवाल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये तो हो गया जब आपको ओल्ड प्रोविजन ना दे वो, ठीक है। अभी जब आपको ओल्ड प्रोविजन भी दे दे क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, तब आपको कुछ अलग नहीं करना, आपको पुराने वाले प्रोविजन को कैंसिल करना पड़ेगा, बस इतना सा अलग है, कुछ भी नहीं है। अब जो पुराना वाला प्रोविजन होगा उसको आप कैंसिल कैसे करोगे, उसको आप कैंसिल करोगे इधर की साइड से, बाय प्रोविजन फॉर डेट, खत्म, कैंसिल हो गया। अच्छा, इसका एक और तरीका है, आप इसको यहां पर लेस कर सकते हो, प्रोविजन फॉर डेट। मान लो आप यहाँ पर बाहर ना लिखकर फाइनल अमाउंट आपको, क्योंकि इनकेस अगर आपको प्रोविजन भी दे रखा है पुराना वाला, तब आप यहाँ पे आप लेस कर दोगे। मान लो आपको दे रखा है प्रोविजन 2,000 का, कितना आ गया सर ये 10, 5, 15 और ये 13,000, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसका ट्रीटमेंट 2 बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। यहीं से आप इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के तरीके मैंने आपको 2 बता दिए हैं, एक ये तरीका हो जाएगा आपका और एक ये तरीका हो जाएगा। या तो आप इसको अपना लो या फिर इसको अपना लो। मान लो कई बार बच्चे करते हैं, अब इसके चक्कर में ना बच्चे यहाँ पे काटे पीटी कर देंगे। नहीं भाई, काटे पीटी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने यहाँ पे इसके नीचे कुछ आइटम लिख दिया है, आगे सवाल बढ़ा दिया है, तो आप यहाँ पे दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैंसिल करना है, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, बात एक ही है। ये आपको मैंने बताया प्रोविजन के बारे में, प्रोविजन फॉर डेट के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट के बारे में और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में। इसका भी सेम तरीका ही होगा कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार इसको रफ कर लूंगा। अब हम देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के बारे में। अच्छा, ये दोनों जो एडजस्टमेंट होंगी ये दोनों लिंक होंगी कुछ इस तरीके से बैड डेट से, ये बैड डेट से लिंक होगी और डेटर से आप कह सकते हो ये डेटर से लिंक होगा। मतलब ये तीनों चारों पांचों आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं बैड डेट्स इन केस अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा है, तब आप उसका लिमिट एक ही बार करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैड डेट्स आपको अगर केवल ट्रायल बैलेंस में दिया गया है बैड डेट्स, तब आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो केवल एक बार होगा, वो आप यहाँ पे दिखा दो उसको, दिखा दिया आपने। इन केस अगर आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर भी दे रखा है बैड डेट्स का कुछ अमाउंट, फर्दर करके बोलेगा, यानी कि और ज्यादा थोड़े से हो गए हमारे बैड डेट्स, मतलब पैसा और डूब गया, इसके बारे में हमें पता नहीं था। मान लो आपको 5000 दे रखा है क्वेश्चन में ऊपर ट्रायल बैलेंस में, इसका लिमिट एक ही बार होगा क्योंकि ये आपके सवाल के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को ताकि आप ध्यान रखें, दिमाग में बिठा लें कि जो चीज ट्रायल बैलेंस में दी गई है उसका ट्रीटमेंट एक ही बार होगा, एक्सेप्ट फॉर हिडन एडजस्टमेंट। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सवाल के लास्ट में। अच्छा, 5000 हो गया, इसका लिमिट एक ही बार होगा। अब आपको बाहर दिया गया है फर्दर बैड डेट्स 2000 के नाम से, नुकसान हो गया या इसमें ऐड कर दोगे फर्दर बैड डेट्स, कितने सर, मान लो 2000। क्या इसका ट्रीटमेंट एक और बार नहीं होगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट है? हाँ सर होगा, तो लेकिन हमें ये बताइए आपके इसका ट्रीटमेंट एक और बार होगा कहाँ? इसका ट्रीटमेंट होगा डेटर्स में। यहाँ पे मान लो आपको डेटर्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? डेटर्स थे आपके 20000, कितने थे आपके? 20000 के। ये 5000 ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे, मैंने आपको बताया ना इसका ट्रीटमेंट एक ही बार होता है। इसका मतलब ये है कि 5000 हमने डेटर में से ऑलरेडी घटा दिए है, वो डेटर 5000 घटने के बाद है 20000। इसका मतलब ये इसका हम उसका इसीलिए हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो दो बार नहीं करते, एक ही बार करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको एडिशनल दे रखा है, इसका मतलब ये कि ये अभी तक इसमें से माइनस नहीं हुए, तो हम इसको एक बार और माइनस कर देंगे। कहाँ से सर? डेटर में से लेस करके बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 2000 माइनस कर दिए। कितना बचा अमाउंट यहाँ पे? अभी आप आउटर कॉलम में कुछ मत लिखो क्योंकि आपको एडिशनल में कुछ और भी दे रखा है। मान लो प्रोविजन बोल रखा है, तो अभी पहले हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, तो वो क्या होता है वो देखेंगे। 18000 आ गया मान लो, आंसर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बताइए आगे क्या होता है। अब वो बोल रहा है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, यानी कि आपको इंतजाम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब ऐसी गुल्लक बनाने से है, ऐसा इंतजाम करने से है जो आपको लगता है कि पैसा डूब जाएगा इन केस इन फ्यूचर। मान लो आपने पैसा मांगा, उसने पैसे से मना कर दिया, भाई जान ले ली मेरी आगे, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, तो अब तो वो पैसा डूब गया ना, बंदा जान देने को तैयार है, मैं उसकी जान थोड़ा नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता भाई, आप उसको क्या रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक में कि भाई हमारा पैसा डूब गया, अब वो पैसा नहीं देगा, वो कंगाल हो गया, दिवालिया निकल गया, उसका इंसॉल्वेंट हो गया वो हमारा, तो अब हम उससे पैसे नहीं मांगेंगे। तब हम क्या करेंगे? अच्छा ये केस होते रहते हैं तो हम इसका इंतजाम करते हैं। ये तो हो गया बैड डेट्स, पैसा डूब गया हमारा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा फ्यूचर में भी तो हो सकता है ना, उसके लिए आप इंतजाम करके चलते हो, और वो जो इंतजाम होता है उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब डाउटफुल डेट के लिए आप प्रोविजन बना के चल रहे हैं अभी से। मान लो आपको कंपनी ने बोला, आपसे कंपनी ने बोला है 10% के हिसाब से आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, तो अब यार डाउटफुल डेट बनाएंगे किस पे? 20000 पे, या जो अब बचे हैं आज की डेट में कितने बचे हैं आपको डेटर? 80000 बचे हैं भाई। 2000 तो ऑलरेडी आपके डूब चुके हैं, उनको आप इंक्लूड क्यों करोगे? अब आप डेटर्स पे बनाओगे, ऐसे डेटर पे आप प्रोविजन बनाओगे जो आपके एक्चुअली में है। अब कितने हैं अब आपके बताइए? 18000। तो आप यहाँ से एक और प्रोविजन माइनस कर दोगे, यानी कि प्रोविजन माइनस कर दोगे आप अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट ध्यान रखना, मान लो 10% बोला गया है आपसे, घटा दिया हमने 1800, कितना बचा है यहाँ पे सर? 16200 बचा, बिल्कुल सर। अच्छा इसका ट्रीटमेंट एक और बार नहीं होगा क्योंकि एडिशन में आपको बोला गया होगा इसका ट्रीटमेंट दो बार होगा, एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार कहाँ होगा सर? यहाँ पे। इस तरीके से आप ऐड करोगे इसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना सर? ऐड कर दिया। अभी मान लो, अच्छा देखो इसका हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, इसका भी कर देते हैं आप। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब ऐसे प्रोविजन बनाने से है जो आपको हो सकता है डिस्काउंट के रूप में पैसा गंवाना पड़ रहा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए आप प्रोविजन बनाते हो। ऐसा होता है एक्चुअली, हम करते हैं। मान लो हम हमारा कोई डेटर था
3 महीने के लिए था वो, है ना, अब उसने आके 2 महीने में पैसा लौटा दिया, अब 1 महीने से पहले आया, मैं उसको कुछ इनाम दूंगा नहीं दूंगा? क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा ना, अगर मैं किसी को टाइम से पहले किसी को पैसा लौटाऊंगा तो मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा कुछ डिस्काउंट मिले, क्योंकि उसी के लालच में मैं उसको पैसा लौटाऊंगा जल्दी से। ऐसे ही अगर मेरे पास मुझे पैसा अपनी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है, तो मैं क्या करूंगा, उनको डिस्काउंट दूंगा। भाई देखो जितनी जल्दी पैसा दे दोगे उतना तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो बंदा पैसा देने की कोशिश करेगा जल्द से जल्द। मुझे ये एक तरीका होता है बिजनेस का, अपना पैसा निकलवाना कैसे भी करके। तो अभी हो सकता है कोई डेटर ऐसा हो जो 6 महीने का हो और वो 1 महीने में आके हमें पैसा दे दे, तो टाइम से पहले अगर वो हमें पैसा दे रहा है तो मुझे उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कोई 1 महीने का डेटर है तो मुझे 15 दिन में आके पैसे दे रहा है तो मुझे उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा जबरदस्ती। तो मेरा वहां पे नुकसान हो गया और बिजनेस इसी तरीके से चलता है हमारा। तो इन केस फ्यूचर में जो आपको डिस्काउंट देते वक्त नुकसान होने वाला है, आप उसका इंतजाम करके चल रहे हो यहाँ पर। तो ये भी हमारा किस रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा जो बनेगा, ये भी किस पे बनेगा सर? ऐसे डेटर पे जो एक्चुअली में आपको मिलेंगे, मतलब जिससे आपको पैसा मिलेगा एक्चुअली में। ये जो डेटर थे ये 18,000 वो थे जो हमारे डेटर हैं अब, लेकिन हमने इसमें से 10% ऐसे डेटर माइनस कर दिए प्रोविजन के नाम से जो डूब सकते हैं, तो उनको तो मैं डिस्काउंट दूंगा नहीं। हाँ उनसे पैसा मिलेगा, वो एक अलग बात है। अच्छा यहाँ पे पैसा डूबा नहीं है, अभी क्लियर रखना अपने दिमाग में, यहाँ पे पैसा अभी हमारा डूबा नहीं है, डूब सकता है, उसके लिए आप इंतजाम करके चल रहे हो, लेकिन आप इस पर डाटा तो दोगे नहीं। इनकेस अगर पैसा डूब भी गया तो मुझे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो कितने में देना पड़ेगा? 16,200 रुपए, क्योंकि ये ऐसा पैसा जो आपको 100% मिलेगा। मिलेगा तो आपको 18,000, अगेन बोल रहा हूं मैं आपको, मिलेगा तो आपको 18,000 है, लेकिन आपका 16,200 ऐसा अमाउंट है जो आपको 100% मिलना ही मिलना है। आपने जो पैसा डूबना था उसका आपने इंतजाम कर लिया पहले से ही, तो अभी हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। जो आपके पास एक्चुअली में डेटर है जिनसे आपको पैसा मिलेगा बिना किसी डाउट के, उस पे आप डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएंगे। यानी कि जो यहाँ पे प्रोविजन बनेगा वो किस पे बनेगा? 16,200 पे। यहाँ आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लिखना है साफ साफ। मैंने यहाँ पे डीडी लिखा हुआ, ध्यान देना, ये है हमारा डाउटफुल डेट। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कभी आप इसको भी डीडी लिख दो, ठीक है। मान लो ये भी हमारा कितना था? 10% था, तो ये आ जाएगा सर हमारा 1620, ठीक है ना। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? ये हमारा 14,600 में से आप माइनस करोगे 20, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 14,580। देख लेना एक बार कैलकुलेशन, पहले थोड़ा सा कमजोर हो गया कैलकुलेशन में। अच्छा यहाँ पे आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना सर? ये आ जाएगा हमारा 1620। अभी आप इस सब को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा हमारा? फाइनल अमाउंट आ जाएगा। इसको अब आप यहाँ पर करके लिखोगे। और हाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे अभी हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का करा था, पुराना प्रोविजन आपने कैंसिल करा था, वही चीज आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पे भी करोगे। हो सकता है आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से कोई पुराना प्रोविजन दे रखा हो, उसको भी आपको कैंसिल करना पड़ सकता है, क्योंकि वो पुराना वाला है। क्योंकि आपने अब नया बनाया तो अभी आप नया रिकॉर्ड करोगे ना बैलेंस शीट में, जो कि आपने कर दिया रिकॉर्ड। तो जो पुराना वाला दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस में, उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। वो कैंसिल कैसे हम करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है डेप्रिसिएशन वाले उसमें। मैं आपको एक बार बताता हूँ, आपको अगर पुराना वाला दे रखा है तो आप यहाँ पे करते हो बाय प्रोविजन करके कैंसिल कर दिया, या फिर आप यहीं से ही लेस कर देते हो बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। डाउटफुल डेट है पुराना वाला है, कहने का मतलब ये इधर दिखाओगे तो आप लेस करके दिखाओगे, अदरवाइज इधर दिखा दो, बात खत्म। अभी आपको मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉस ऑफ डिस्काउंट का, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक और मैनेजर्स कमीशन वाला टॉपिक। इसमें हम लॉस ऑफ स्टॉक में क्या करते हैं सब वो भी देख लेते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब होता है आपका माल जो है वो खराब हो जाना। माल कई तरीके से खराब हो सकता है, आग लग जाती है माल में, है ना, या फिर मान लो चूहे हैं वो मतलब घुस गए गोडाउन में, उन्होंने माल खराब कर दिया, एक्सेस कर दी। हमने मंगाया था ट्रक से माल या किसी भी चीज़ से, उसमें मान लो एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, मान लो चोरी हो गया हमारा माल, तो हमारा नुकसान हो गया। अब वो नुकसान को हम रिकॉर्ड करते हैं, अब वो रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप टू परचेज में से माइनस कर देंगे। मान लो परचेज है आपका 1 लाख, ऐसे बता रहा हूँ डायरेक्टली। परचेज में से क्यों माइनस करते हैं ये मैं आपको कभी बताऊंगा जनरल एंट्रीज में, क्योंकि आपका माल जा रहा है, बता देता हूँ जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उनको मैंने बताया था कि जब आपका माल जाए लेकिन आपकी बिक्री ना हो। ये देखो माल कम तो हो रहा है, यहाँ पे जो माल का हमारा नुकसान हो रहा है, माल की वैल्यू कम तो हो रही है, लेकिन माल जा थोड़ी रहा है हमारे बिजनेस से। हम मतलब बेच थोड़ी ना रहे हैं उसको, जाने का भी छोड़ो, आप उसको बेच थोड़ी रहो। आज जो वैल्यू आपकी कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम होती है दो तरीके से, या तो माल बिके या फिर कोई और रीजन हो। अब माल बिकता है तो उसको मैं सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पे माल बिक थोड़ी रहा है, माल कम तो हो रहा है लेकिन वो खराब हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है किसी भी रीजन से, तो यहाँ पे हम परचेज में से ही कम करेंगे, ध्यान रखना।
किस में से कम करेंगे, परचेज में से। लॉस ऑफ स्टॉक जो भी जितना भी है, मान लो 10,000 20,000, मान लो सर 20,000 का नुकसान हुआ है, कितने का हुआ है, यहाँ कितना बचेगा अपना अमाउंट 80,000, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट एक और जगह होगा तो बताइए, टू लॉस ऑफ स्टॉक 20,000 जितना नुकसान हुआ केवल वही आएगा यहाँ पे। ये तो मैंने आपको बता दिया दोनों जगह जो इसका एडजस्टमेंट, मतलब दोनों जगह जो इसकी एडजस्टमेंट होनी है वो थी, ठीक है ना, एक बार यहाँ पे हो गई, एक बार यहाँ पे हो गई। अच्छा ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है, वो आपको एडजस्टमेंट नहीं दे रखा होता और एडजस्टमेंट में उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, ध्यान रखना इसका। जी सर। अच्छा हाँ, इसका एक और ऑप्शन है ट्रीट करने का, ये मैं इस सबसे अलग बता रहा हूँ। इसका ट्रीटिंग में होगा एक बार जो हमारा होगा ट्रीटमेंट, और एक बार यहाँ पर होगा। अब इसका यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, एक तो आपने यहाँ पे दिखा दिया माइनस करके परचेज में से, एक आप यहाँ पे दिखा सकते हो बाय लॉस ऑफ स्टॉक, बाय लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से। अच्छा अगर आप ये वाला दिखाओगे तो आप ये वाला नहीं दिखाओगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर दिखा रहे हो लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से तो आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे, इनमें से कोई आप एक ही दिखाओगे, ध्यान रखना, स्टार बना दिया है मैंने। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जब आपको वो कहते हैं ना कि भाई हमने इंश्योरेंस करवा रखा है अपने माल का, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई मतलब नुकसान भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो कंपनी पे करेगी, ऐसा कई बार हो जाता है। मान लो हमने माल का जो इंश्योरेंस करवा रखा था और वही खराब हो गया, तो हमें वहां से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है, यानी कि हमारा नुकसान होता नहीं, वो नुकसान हम नहीं झेलते, कोई और झेलता है। लेकिन कंपनी यहाँ पे खेलती है, कंपनी आगे खुद आपको मतलब यहाँ पे इंस्पेक्शन करती है और देखती है कि कितने का नुकसान हुआ है, कितने का नहीं हुआ है। एक्चुअली में जो नुकसान बता रहा होता नहीं भाई, मैं अगर उसको 1 लाख की जगह 2 लाख का नुकसान बता तो कंपनी वाले मान थोड़ी ना लेंगे, कंपनी वाले आके चेक करेंगे और खुद देखेंगे भाई एक्चुअली में आपका नुकसान कितना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नुकसान बताया उनको, भाई मेरा 20,000 का नुकसान हुआ है, हो सकता है वो उतने का नुकसान ना माने, वो कंपनी आएंगे चेक, कंपनी वाले आएंगे चेक करेंगे, बताएंगे भाई तुम्हारा नुकसान हुआ है 15,000 का, तुम तो हमें कितने भी बता दो, हम तो हमारे हिसाब से आपका नुकसान हुआ है, हमने मान लिया कि आपकी कंपनी में आग लगी है, गोडाउन में आग लगा है, हमने मान लिया हम आपके साथ हैं, लेकिन आपका नुकसान केवल 15,000 का हुआ है, हमसे 3 में चलिए आप। तो अभी हमें कितना मिलने वाला है, मतलब कितना कंपनी ने मान लिया एक्सेप्ट कर लिया के लिए 15,000 का, तो हमारा नुकसान कितना होगा एक्चुअली 5,000 का। कैसे होगा सर, दिखाइए। देखो यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट रहेगा सेम, यहाँ तो कुछ होना नहीं है, हमें जो एक्चुअली में प्रॉफिट लॉस में पहुंचाना है नुकसान, वो कितना पहुंचाना है, कितना था सर नुकसान, छोटा छोटा देता हूं मैं, तो सर एडिट कर लेना, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक कितना है सर, 20,000 था, वही सवाल लेके चल रहा हूं ऊपर वाला। लेकिन कंपनी ने क्लेम कितना एक्सेप्ट कर लिया, इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिल जाएगा बाद में, जो हमारा फायदा है 15,000, कितना मिल जाएगा 15,000। तो एक्चुअली में आप प्रॉफिट एंड लॉस में कितना खर्चा दिखाओगे, मात्र 5,000। ये ऐसा खर्चा है जो आपको झेलना पड़ेगा, जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये कोई कंपनी वाला एडजस्ट नहीं कर सकता। कितना देने को तैयार है कंपनी, 15,000 देने को तैयार है। अच्छा अब इसका ट्रीटमेंट भी 2 बार होगा, क्योंकि इंश्योरेंस का वो अलग से बोलेगा, इंश्योरेंस का आपको वो अलग से बोलेगा। एक तो आपने यही पे कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कितना दिखा दिया 15,000। अच्छा इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे 20,000 दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और क्लेम दिखा दो यहाँ पर 15,000, वो ऑटोमेटिकली जो आएगा हमारा इफेक्ट वो 5,000 आ जाएगा। लेकिन इसका एक और ट्रीटमेंट कहां पे होगा सर, एक और ट्रीटमेंट होगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से, इंश्योरेंस कंपनी कितना सर 15,000। 15,000 का मतलब ये है कि अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बन गई, मुझे उससे पैसा लेना है, तो मेरी क्या बन गई, वो डेटर बन गई, तो मैंने उसको एसेट में दिखा दिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। ये हमारा हो गया लॉस ऑफ स्टॉक का कंप्लीट। अब हमारा कौन सा बचा सर, मैनेजर्स कमीशन। ये मैनेजर्स कमीशन का छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा परेशान करने वाला टॉपिक है, लेकिन आसान है, हो जाता है। देखते हैं इसके बारे में, आइए पहले मैं इसको रख देता हूँ। चलिए अब देखते हैं मैनेजर्स कमीशन, और ये लास्ट टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट्स का विद एडजस्टमेंट। इसमें जो जो आपको परेशानियां आ रही थी वो आई होप मैं क्लियर कर पाया हुआ। इन केस नहीं हो पाई है क्लियर तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा दूसरी वीडियो बनाऊंगा और इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक पे अच्छे से, एक सवाल करवाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो होते हैं बड़े होते हैं, बताने में टाइम लगता है, सवाल नहीं होता है एकदम से। हाँ ट्रीटमेंट जो मैंने बताया वही ट्रीटमेंट होगा, सवाल करके देखना, हो जाएगा सवाल। अब आपको बताता हूँ मैनेजर्स कमीशन का। मैनेजर कमीशन में होता क्या है, मैनेजर कमीशन पहले समझ लो होता है क्या है, क्यों देते हैं हम। भाई मैनेजर है, उसको हमने बोल रखा है कि भाई देख तुझे ही करनी है मैनेजमेंट, ठीक है ना, जितना प्रॉफिट होगा उसमें तेरा भी फायदा है, क्योंकि अगर मैं उसको केवल सैलरी पे लगूंगा तो वो काम तो करेगा लेकिन केवल सैलरी पाने के लिए करेगा। अब मैं उसको बोल दूंगा कि भाई देख जितना भी हमें प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट 5% तेरा हिस्सा है, जाओ उसमें से। अब वो क्या करेगा बंदा, अब वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी इफेक्टिवनेस से, एफिशिएंसी के साथ काम करेगा।
ताकि उसको भी प्रॉफिट हो, क्योंकि जितना अधिक प्रॉफिट हमें होगा उतना ही प्रॉफिट उसको भी मिलेगा। तो इस लालच में हम उसको मैनेजर कमीशन दे देते हैं और वो भी अच्छा काम करता है, उसका फायदा भी होता है। मैनेजर कमीशन हम देंगे कैसे, इसके दो तरीके हैं। आपको वो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेगा बुक में, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जिस तरीके से बोलेगा कमीशन को, दो तरीके से वो आपसे मतलब ट्रेड करवाएगा। करना कैसे है वो देख लेना। अच्छा कमीशन जो लगेगा वो नेट प्रॉफिट पे लगेगा। यहाँ पे आप सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट कर चुके होंगे, यहाँ पे आप सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट कर चुके होंगे। मान लो इनकम साइड आ गई हमारी हैवी और ये आ रही है हमारी, मान लो इनकम साइड आ रही है हमारी, पता है कितनी, अच्छा कितनी आ गई, बहुत सिंपल सा मैं तरीका ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा अमाउंट ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 50,000 आ गई, 50,000 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो हमारा खर्चा आया ना, खर्चा आया हमारा 30,000 का, मान लो कितना आया 30,000 का। तो अभी आपका नेट प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा, नेट प्रॉफिट जो है वो आपको कितना आएगा सर, 20,000। इस 20,000 को लिखने से पहले सोच लेना, लिखना मत है। अभी एक काम करो, जो आपका 20,000 आ गया ना, इसको लिखना मत, क्योंकि इसमें अभी मैनेजर कमीशन काउंट होगा, उसके बाद आप दोबारा से नेट प्रॉफिट निकालोगे। तो काटा पीटी करने से अच्छा आप लिखो ही मत उसको, है ना। आप कहीं बाहर जाके लिखो 20,000 लिख दिया आपने यहाँ पर। अभी आप इसमें निकालो। अच्छा ये बोल रखा है बिफोर वाला केस, कौन सा वाला बोल रखा है, बिफोर वाला। आपको कमीशन चार्ज करना है मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इस तरीके से कुछ बोला हुआ है, शब्द देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अंतर है, होता क्या है वो बताऊंगा आपको। 10% दिया गया है, बिफोर वाला बोला गया है, तो आप सिंपल सा 10 बटे में 100 करके लगा दोगे, कितना आ जाएगा सर यहाँ पर, बताओ इस करो। ये आ जाएगा सर हमारा, पता है कितना, 2,000। यहाँ पे फिर आप लिखाओगे मैनेजर्स कमीशन। सर ये क्यों लिखा रहे हो आप, ये तो रोमन चाहिए, आपने कुछ बताया नहीं इसके बारे में, बता दो समझा। 2,000 मैनेजर कमीशन का आपका एक खर्चा है ना, आपके नेट प्रॉफिट को, आप एक ऑनर हो, आप एक ऑनर हो बिजनेस के, और आपका जो खर्चा है मैनेजर कमीशन वो आपके नेट प्रॉफिट को कम नहीं करेगा, ये बताओ। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको कम करने के लिए आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा ना प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि आपको एक खर्चा हो गया, 2,000 का खर्चा हो गया। अभी नेट प्रॉफिट जो आएगा वो आप यहाँ पे दो, कितना आ रहा है अभी, मान लो हमारा आ रहा है अभी 18,000, कितना आ रहा है अभी हमारा 18,000 आ रहा है। अब ये आपका नेट प्रॉफिट आया है, जो आपका एक्चुअली में प्रॉफिट बनता है ऑनर का मैनेजर कमीशन देने के बाद। अभी इसका ट्रीटमेंट एक और बार होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है लायबिलिटी साइड में। कहाँ हो जाएगा सर ये मैनेजर्स कमीशन, कितना 2,000, खत्म। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं एक बार, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें कैसे करेंगे सर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो होता क्या देखते हैं सर। आज हम कुछ इस तरीके से करेंगे, मान लो आपको प्रॉफिट दे रखा है, सॉरी प्रॉफिट दिया हुआ 20,000 आ गई, ठीक है। मैनेजर कमीशन यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इस बार नेट प्रॉफिट आ रहा था आपका 20,000, अभी मैंने आपको बताया है ना, ये दूसरा वाला केस है, मैं आपको इसलिए मिटा रहा हूँ यहाँ से। 20,000 का आपका प्रॉफिट आया था, उस पर आपको रेट दे रखा है, मान लो इस बार 20%, कितना दे रखा है 20%। और जो आपका रेट बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, 100 बटे में 100 प्लस में 20, यानी कि 20 बटे में 100 आता है नॉर्मल वाले केस में। आफ्टर वाले केस में आप जो बटे में 100 रखोगे ना, उसमें आप रेट भी इंक्लूड कर दोगे, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे मैनेजर्स कमीशन निकालते वक्त, और आपका अमाउंट आ जाएगा। ये कौन सा वाला केस है सर, ये हमारा आफ्टर वाला केस है, ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से 20 120 और ये 20,000, 0 से 0 गया, 6 आ गया, 6 में इसको डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा मेरा सर 3 35, जैसे करके आता रहेगा शायद, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मैनेजर कमीशन बन जाएगा हमारा, मान लो 3,033 ही बन रहा है, मान लो, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसको पॉइंट्स हटा दूँ वहाँ से आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो अभी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा सर, 20,000 माइनस 3,017, और ये आ जाएगा हमारा 16,667, खत्म।
अभी आपका जो नेट प्रॉफिट बनता है वो ये बनता है, और ये जो हमारा मैनेजर कमीशन है इसका रिपेंट एक और बार होगा, कैसे करो कहाँ पर होगा, हाँ जी लायबिलिटी साइड पे। बस यहाँ पे आज अमाउंट चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट 3333, और ये यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त। ये आपका एडिशन वाला चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे आप सवाल करेंगे, कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो मेरे से आपसे पूछ सकते हो, मुझसे आपसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।